नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी क्रैम पर। अब हमारे इस वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के पिछले लेक्चर में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि उसके कॉजेज़ क्या थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण फ्रांस पे, यूरोप पे और पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। साथ ही साथ लेक्चर के अंत में हमें ये भी जानने को मिला था कि 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक मिलिट्री जीनियस आता है और वो डायरेक्टरी रूल जो उस समय फ्रांस में चल रहा था उसे पलट देता है और फ्रांस की सत्ता पर अपना कब्जा कर लेता है। अब फ्रांस की सत्ता पर नेपोलियन का कब्जा तो हो गया, नेपोलियन ने वहां तख्ता पलट तो कर दिया था, पर इस तख्ता पलट करने के बाद और सत्ता हाथ में आने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के साथ क्या किया, यूरोप के साथ क्या किया और नेपोलियन की नीतियों का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो अब सबसे पहले थोड़ा बहुत नेपोलियन के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नेपोलियन सत्ता तो फ्रांस की हथियाई थी, लेकिन इसका जन्म जो हुआ था वो इटली के कॉर्सिका नामक आइलैंड पर हुआ था और इस तरह से इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है इट वाज मोर ऑफ एन इटालियन बैकग्राउंड देन अ फ्रेंच बैकग्राउंड। अब इसने अपने करियर की शुरुआत जो है वो फ्रांस की आर्मी में एज ए सोल्जर किया था, पर अपने मिलिट्री स्किल की वजह से धीरे धीरे ये ब्रिगेडियर जनरल के पोस्ट तक पहुंच जाता है। अब आपको अगर याद होगा कि जेकोबियंस का जब रूल था फ्रांस में, उस समय एक कमेटी ऑन पब्लिक सेफ्टी बनी थी, जिस कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने पब्लिक सेफ्टी के नाम पर पब्लिक को दौड़ा दौड़ा के खूब मारा था और गिलोटिन किया था। पब्लिक सेफ्टी कमेटी का भी यह नेपोलियन मेंबर हुआ करता था। साथ ही साथ हमें यह भी जानने को मिलता है कि उस समय एरिस्टोक्रेसी को काफी परसिक्यूट किया जाता था। जो फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ी थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की लहर दौड़ी थी, और रॉबिस्पियर कहता था कि सभी सिटीजन है, सभी सिटीजन है, कोई सर या मैडम नहीं है, सर मैडम नहीं बोलना, सिटीजन बोलना। उसने रिलीजन ही बदल दिया, कल्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग नाम का एक नया रिलीजन फ्लोट किया था। तो ऐसी जब आबो हवा चल रही थी फ्रांस में, तो उस समय एरिस्टोक्रेसी काफी परसिक्यूटेड थी। तो एरिस्टोक्रेसी जब फ्रांस छोड़ कर जा रहे थे तो आर्मी में जो वैकेंसी आई, उस वैकेंसी प्लस अपने सुपर मिलिट्री स्किल की वजह से नेपोलियन काफी आगे तक बढ़ा और ब्रिगेडियर जनरल के पोस्ट तक पहुंच जाता है। तो यह था नेपोलियन का थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड। अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार और डायरेक्टरी रूल के बैकग्राउंड में चलते हैं, एक बार और डायरेक्टरी रूल के बैकग्राउंड में चलेंगे और उसके बाद फिर नेपोलियनिक एरा में आगे बढ़ेंगे। देखो, जब डायरेक्टरी पावर आई थी तो वो समय था 1795 का और 1799 में तख्ता पलट कर दिया नेपोलियन में। लेकिन इस बीच हमें जानकारी क्या मिलती है कि डायरेक्टरी रूल को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी। पहला तो था अटैक बाय फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन। दूसरा था उस समय फेमीन्स झेलना पड़ रहा था इन्हें। तीसरी बात थी कि सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। चौथी बात थी करप्शन चल रहा था, करप्शन भी काफी बढ़ गया था डायरेक्टरी रूल में। अब देखो, इतनी सारी मुसीबतें ये डायरेक्टरी रूल झेल रहा था और इसके बाद क्या किया, इस फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन को तो ये 1797 में हरा देते हैं। लेकिन इसके ठीक बाद 1798 में सेकेंड यूरोपियन कोलिशन ये हमला कर देता है। अब एक बात और आपको जानकारी रहनी चाहिए, हमने पिछले लेक्चर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये पूरी सारी यूरोप की ताकतें मिलकर फ्रांस को हराने के लिए क्यों लगे हुए हैं भाई। पूरा यूरोप सबने मिलकर अपनी शक्ति झोंक दी कि इस फ्रांस को तो हमें सबक सिखाना है, इसे सीधा करना है। ऐसा क्यों किया था? देखो, उस समय यूरोप में जो था, फ्रांस के बाहर वो यूजुअली राजशाही थी, वहां पे मोनार्की थी। अब फ्रांस ने क्या किया था, वहां पे एक ऐसी क्रांति चली थी, एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा आई थी, वहां पे एक ऐसा क्रांतिकारी दस्तावेज लाया गया था, एक रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट, जिसे हमने जाना था पिछले लेक्चर में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जिसमें बात होती है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रैटर्निटी की, रिलीजियस टॉलरेंस की बात होती है। तो इन सब बातों से जो बाकी यूरोप के मोनार्की थी वो इत्तेफाक नहीं रखते थे और उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर ये जो क्रांति की हवा फ्रांस में चल रही है ये कहीं बाहर आई और हमारे देश में भी इसका इम्पैक्ट हुआ तो हमारी मोनार्की का भी वही हश्र होगा जो फ्रांस का हुआ। साथ ही साथ कुछ इसमें अपॉर्चुनिस्ट भी थे जो फ्रांस की जो खराब हालत थी, जो अराजकता उस समय फैली हुई थी, उसका फायदा उठा के जमीन भी हथियाना चाहते थे। तो इन सब कारणों से मिलकर वो फ्रांस पर एक के बाद एक अटैक कर रहे थे। तो फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन को 1797 में हरा दिया गया। लेकिन इसके ठीक बाद 1798 में
सेकेंड यूरोपियन कोलिशन, जिसमें ऑस्ट्रिया और रशिया बड़े पावर थे। ऑस्ट्रिया और रशिया बड़े पावर थे, इन दोनों ने मिलकर फ्रांस पर हमला कर दिया। अब देखो, इसमें फ्रांस का काफ़ी नुकसान होता है। फ्रांस को कई सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, कुछ टेरिटरी भी ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं सेकेंड यूरोपियन कोलिशन वाले फ्रांस की। तो ये हमारा बैकग्राउंड था डायरेक्टरी रूल का। अब डायरेक्टरी रूल के समय देखिए उन्हें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। करप्शन था, अराजकता फैली हुई थी, सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, फेमीन्स आ रहे थे, और इसके साथ साथ फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन से लड़ाई खत्म की, उन्हें हराया, तो सीधे सेकेंड यूरोपियन कोलिशन वाले ने शुरुआत कर दी कि अब हम भी हमला करेंगे, अब हमें भी झेलो तुम। अब सेकेंड यूरोपियन कोलिशन के साथ लड़ाई में फ्रांस को नुकसान तो होता जा रहा था और 1799 तक फ्रांस को काफ़ी नुकसान हो गया था। अब ऐसी स्थिति में नेपोलियन बोनापार्ट अपनी आर्मी के साथ, जो कि मिडिल ईस्ट में लड़ रहा था, वहाँ से वापस फ्रांस आता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में वहाँ पे ब्रिटिशर्स के हाथ नेपोलियन की हार हुई थी, लेकिन फिर भी जो नेपोलियन के मिलिट्री जीनियस की कहानी, उसके ब्रिलियंस की कहानी, ये कहानी फ्रांस तक पहुँच गई। और ऐसे माहौल में जब अराजकता है, जब सिविल वॉर की स्थिति है, जब लड़ाइयों में हमें हार का सामना करना पड़ रहा है, उस समय में नेपोलियन जैसा एक मिलिट्री जीनियस आता है फ्रांस में, और वो मसीहा के रूप में आता है। फ्रांस के लोग भी उसे मसीहा समझते हैं कि यही है हमारे रक्षक, यही फ्रांस की सोवरेनिटी, इसकी इंटीग्रिटी को बचाएगा। और इसका फ़ायदा उठाकर, और साथ ही साथ अपने भाई लूसियन बोनापार्ट से मदद का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन फ्रांस में सत्ता पलट कर देता है और 1799 में डायरेक्टरी रूल को उखाड़ फेंकता है। अभी लूसियन बोनापार्ट कौन थे? अगर आपको डायरेक्टरी रूल का स्ट्रक्चर याद होगा, देखो डायरेक्टरी रूल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, तो डायरेक्टरी रूल में 2 ब्रांच हुआ करते थे। पहला ब्रांच था एग्जीक्यूटिव ब्रांच और दूसरा ब्रांच था लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में तो डायरेक्टर्स थे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में थे डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर हुआ करते थे। और लेजिस्लेटिव ब्रांच 2 पार्ट में बटा था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। पहला था काउंसिल ऑफ 500 और दूसरा था काउंसिल ऑफ एंशियंट्स। तो ये काउंसिल ऑफ 500 के प्रेसिडेंट हुआ करते थे नेपोलियन के भाई लूसियन बोनापार्ट। अब लूसियन बोनापार्ट की मदद से नेपोलियन ने सत्ता पलट तो कर दिया। अब सत्ता पलट के बाद नेपोलियन क्या करता है फ्रांस के साथ? कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसा क्रांतिकारी कर देगा कि सिर्फ फ्रांस ही नहीं, आने वाली समय में पूरी दुनिया में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। वो प्रभाव क्या था, कैसे था, इसके बारे में आगे लेक्चर में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सत्ता तो हथिया लिया नेपोलियन ने, लेकिन उसके बाद क्या करता है। अब सत्ता हासिल करने के बाद नेपोलियन सबसे पहला काम तो ये करता है कि डायरेक्टरी रूल खत्म करता है और वो कंसुलेट रूल की स्थापना करता है। कंसुलेट रूल के तहत ये 3 कंसिल बनाता है, फर्स्ट कंसिल, सेकंड कंसिल और थर्ड कंसिल। और नेपोलियन खुद को फर्स्ट कंसिल डिक्लेयर कर देता है और सेकंड और थर्ड कंसिल बाकी के लोग बनाए जाते हैं। लेकिन इन सब का कोई सिग्निफिकेंस नहीं छोड़ा इसने, नेपोलियन ने। और कॉन्सुलेट की स्थापना कुछ इस तरह की कि फर्स्ट काउंसिल के हाथ में ही सारे पावर कंसंट्रेट किया गया। ये सेकंड और थर्ड काउंसिल जो हैं ये मेयर फिगर हेड्स बचते हैं। और इलेक्शन भी करवाता है नेपोलियन, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन नहीं होते, लेकिन ये सारे इलेक्शन और सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल ये महज कागजी रहते हैं, ये महज दिखावे के लिए रहते हैं। सारी पावर जो है वो फर्स्ट काउंसिल के हाथ में, फर्स्ट काउंसिल यानी कि नेपोलियन के हाथ में कंसंट्रेट हो जाती है। अब कॉन्सुलेट की स्थापना करने के बाद जो सेकेंड यूरोपियन कोलिशन ने हमला किया हुआ था फ्रांस पे, उससे नेपोलियन निपटता है और 1802 होते होते तक सेकेंड यूरोपियन कोलिशन को नेपोलियन हरा देता है। तो देखिए, सबसे पहले उसने डायरेक्टरी रूल को ख़त्म किया, खुद फर्स्ट कॉन्सुल बना, सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत थी सेकेंड यूरोपियन कोलिशन का हमला, उसको ये निस्तनाबूद करता है, सेकेंड यूरोपियन कोलिशन को हराता है और फ्रांस के लिए एक बड़ी मुसीबत को हल करता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे नेपोलियन अपना जो रेजिम है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। और 1802 में जब फर्स्ट यूरोपियन कोलिशन को हराया गया, सेकेंड यूरोपियन कोलिशन को हराया गया, डिफीट ऑफ सेकेंड यूरोपियन कोलिशन, और 1803 तक ये जो समय है ये इकलौता ऐसा समय होगा नेपोलियनिक एरा का जिसे हम नेपोलियनिक एरा को मानते हैं 1799 टू 1815। इस पूरे एरा में 1802 से लेकर 1803 तक का समय जो है
ये एकमात्र ऐसा समय होगा जब कोई लड़ाई मेजर पावर के साथ, यूरोप के कोई दो मेजर पावर एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे। नेपोलियन के एरा में ये सिर्फ यही एक साल रहा होगा। अब इससे पहले सेकेंड यूरोपियन कोलिशन से लड़ रहा था नेपोलियन, और इसके बाद भी किससे किससे लड़ेगा इसके बारे में भी हम लोग अभी देख। लेकिन सबसे पहले जब इसने 1802 में सेकेंड यूरोपियन कोलिशन को हरा दिया, तो इसके बाद ये सबसे पहले अपना रेजिम स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अब अगर आपको जेकोबियन के बारे में याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रॉबीस्पियर के बारे में याद होगा, तो रॉबीस्पियर ने क्या किया था कि चर्च को पूरी तरह से एंटागोनाइज कर दिया था। रॉबीस्पियर ने कहा था कि भाई हम एक नया रिलीजन लेके आएंगे, कल्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग। कल्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग, ये जो कैथोलिक रिलीजन है ये बिल्कुल डिकेंडेंट है, ये सुपरस्टिशन से भरा हुआ है और इसे हमें नहीं चलाना, तो हम कल्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग लाएंगे। और इसके कारण रोमन कैथोलिक चर्च के साथ फ्रांस का जो संबंध था वो काफ़ी बिगड़ा हुआ था। चर्च और फ्रांस एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट थे। चर्च और फ्रांस की जो सत्ता थी उस समय, फ्रांस की जो सरकार थी उसको अपने खिलाफ मानता था। अब नेपोलियन को ये झगड़ा पसंद नहीं था। नेपोलियन बोलता है कि हमें चर्च से नहीं झगड़ना। नेपोलियन का एक ही मोटिव था कि उसे बनना है मास्टर ऑफ यूरोप। नेपोलियन को बनना था मास्टर ऑफ यूरोप। वो इन छोटे मोटे लड़ाइयों चर्च के साथ लड़ने के लिए वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो इसके लिए ये एक चर्च के साथ समझौता करता है। चर्च को ये कहता है कि आपको अपना रिलीजियस विस्तार करना है, ये कीजिए। फ्रांस का ऑफिशियल रिलीजन भी कैथोलिसिज्म हम कर देंगे, लेकिन आपको स्टेट के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। और चर्च के जो लैंड पहले ले लिए गए थे वो लैंड आपको रिस्टोर नहीं किए जाएंगे। बस चर्च से सिर्फ एक और एक भरोसा ये लेता है कि आप स्टेट के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, स्टेट के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो चर्च भी इस बात के लिए मान जाता है। अब कहाँ कल्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग, जहाँ कैथोलिसिज्म खत्म करने की बात की गई थी, और कहाँ ये नेपोलियन का प्रपोजल कि आप स्टेट के कारोबार में दखलंदाजी नहीं कीजिए और आपकी जो ज़मीनें अभी तक ले ली गई हैं वो आपको प्रॉपर्टी वापस नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हम कैथोलिसिज्म को फ्रांस का रिलीजन मानते हैं और हम आपके काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप हमारे काम में दखलंदाजी नहीं करो। तो रोमन कैथोलिक चर्च को ये बात काफ़ी पसंद आई और इसके तहत इसे कॉन्कॉर्डेट ऑफ 1801 भी बोलते हैं। ये जो चर्च के साथ संधि हुई नेपोलियन की, हालांकि इसे इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जानना क्या है कि नेपोलियन ने अपना रेजिम स्टेबलाइज किया और उसके लिए चर्च के साथ संधि की। चर्च के साथ संबंध पहले से खराब थे, जैकोबियंस के टाइम से खराब थे। रॉबीस्पियर ने खास करके खराब किया था जब उसने कल्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग नाम का नया रिलीजन ही लॉन्च कर दिया और बोला कि कैथोलिसिज्म एक सुपरस्टिशन है, एक डिकेंडेंट रिलीजन है। चर्च के साथ अपने संबंध नेपोलियन ने यहाँ ठीक करने की कोशिश की है। देखो, चर्च के साथ शांति होने के बाद नेपोलियन बढ़ता है फ्रांस में जो अराजकता फैली हुई है, फ्रांस में जो हिंसा का दौर चल रहा है, उसे दबाना जरूरी है। अब जैकोबियंस के डायरेक्टरी रूल के समय से ही आपको जानकारी होगी कि फ्रांस में सिविल वॉर की स्थिति चल रही थी। फ्रांस में जगह जगह हिंसा हो रही थी, सरकार के खिलाफ आक्रोश था और वो विद्रोह का रूप लेता जा रहा था। तो इसे दबाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए नेपोलियन ने वेरियस फ्रेंच डिपार्टमेंट्स जो है इनके गवर्नेंस को सेंट्रलाइज कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा, और एक सीक्रेट पुलिस की रचना की। और इन सीक्रेट पुलिस और सेंट्रलाइज्ड फ्रेंच डिपार्टमेंट्स के मदद से फ्रांस के प्रांतों में जो हिंसा का दौर था, जो अराजकता का दौर था, जो विद्रोह की स्थिति पैदा हुई थी, उसे कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद तीसरा काम नेपोलियन क्या करेगा कि अब देखो कि जैकोबियंस के समय जो एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ एक जनरल माहौल बना हुआ था कि एरिस्टोक्रेसी को हमें भगाना है, एरिस्टोक्रेसी ने हमें बहुत लूट खसोट मचाई है हमारे साथ और इन्हें हमें हटाना है। आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट अगर याद हो तो सेकंड स्टेट के जो लोग थे ये एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे। ये एरिस्टोक्रेट्स या नोबल्स यही हुआ करते थे। अब ये दोनों तो टैक्स देते नहीं थे, सारा टैक्स कौन देता था? थर्ड स्टेट। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद इनके अंदर काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ और ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट को देखना नहीं चाहते थे। सेकंड स्टेट के खिलाफ काफ़ी वायलेंस होता है और कईयों को गिलोटिन किया जाता है। तो इससे कई सेकंड स्टेट वाले एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो छोड़कर भाग जाते हैं फ्रांस। और इससे क्या होता है कि वहाँ की आर्मी में और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जो एबल लोग थे उनकी थोड़ी कमी हो जाती है। अब देखो, एरिस्टोक्रेट्स कितने भी आतताई थे और कितने भी एक्सप्लॉइट करते थे थर्ड स्टेट को, लेकिन उनमें से कई एबल लोग ऐसे भी थे जो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक एबल मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे। तो इनकी जो वैकेंसी खाली होती है
नेपोलियन का मानना था कि हमें एरिस्टोक्रेसी या क्लर्जी या इस तरह के स्टेट डिवीजन से कुछ नहीं लेना देना, मुझे चाहिए बेस्ट मैन फॉर बेस्ट पोस्ट्स। उसे मिलिट्री के लिए अच्छे लोग चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छे लोग चाहिए। तो नोबिलिटी या एरिस्टोक्रेसी का जो एक्सक्लूजन था यह भी नेपोलियन खत्म करने की कोशिश करता है। और नेपोलियन का मानना है कि एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी के पास जो एक्सपर्टीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज है, जो मिलिट्री एक्सपर्टीज है, उसका फ़ायदा फ्रांस को मिलना चाहिए। तो इसलिए इनका एक्सक्लूजन खत्म करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद चौथा काम देखो, नेपोलियन कितना विजनरी था। नेपोलियन को पता था कि लुजियाना में, छोड़ो इसे, ये देखो अमेरिका में जब हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि 7 ईयर्स वॉर हुआ था। 7 ईयर्स वॉर में ये कनाडा की टेरिटरी 13 कॉलोनीज के साथ ऐड की गई थी और फ्रांस की हार हुई थी। लेकिन उस समय भी लुजियाना नाम की जो टेरिटरी थी वो फ्रांस के पास ही थी। तो कुछ इस जगह थी ये लुजियाना नाम की टेरिटरी। ये लुजियाना टेरिटरी, अब नेपोलियन का मानना ये था कि अगर मैं अपनी आर्मी, अपना पावर, अपने फाइनेंसेस, अपने रिसोर्सेज अमेरिका की तरफ डाइवर्ट करता हूँ तो हाउ कैन आई बी मास्टर ऑफ यूरोप। फिर यूरोप में कब्जा करने के लिए मेरे पास ना तो रिसोर्स बचेंगे, ना ही उतनी स्ट्रांग आर्मी बचेगी। तो वो इस टेरिटरी से छुटकारा ही पा जाता है और वो $15 मिलियन में अमेरिका को लुजियाना टेरिटरी बेच देता है। इसके बारे में हमने विस्तार में चर्चा की हुई है अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पीछे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। देखो नेपोलियन ने कैसे कैसे अपना रेजिम स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे कदमों से उसने अपना रेजिम स्टेबलाइज किया। अब देखिए 1800 टू 1803 तक नेपोलियन ने सेकेंड यूरोपियन कोलिशन को हरा दिया था, अपना रेजिम स्टेबलाइज कर लिया था। अब इसके बाद नेपोलियन को निकलना था अपने मिशन पर, और नेपोलियन का मिशन था यूरोप का मास्टर बनना है। मुझे यूरोप पर अपना कब्जा चाहिए, फ्रांस की विजय पताका पूरे यूरोप पर लहरानी चाहिए। तो इसके लिए नेपोलियन ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ की। और फिर यहाँ एक बात मैं दोहराना चाहूँगा कि ये लड़ाइयाँ जो हैं हमारे यूपीएससी सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास समय है, आप बेशक पढ़िए, पर उस पर बहुत ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़ाइयों पे समय ना बर्बाद करते हुए ब्रीफ में मैं आपको नेपोलियन के समय के मैप पर ले जाना चाहता हूँ, यूरोप का मैप। देखो ये है नेपोलियन के समय के यूरोप का मैप। अब नेपोलियन ने क्या किया कि उसे ये पूरा यूरोप अपने कब्जे में चाहिए था। नेपोलियन को ये पूरा यूरोप अपने कब्जे में चाहिए, उसे मास्टर ऑफ यूरोप बनना है। अब उस समय के यूरोप की जो स्थिति थी ना कि कॉन्टिनेंट पे, यानी कि लैंड आर्मी जो है वो फ्रांस कॉन्टिनेंटल आर्मी के पर्सपेक्टिव से सबसे पावरफुल स्टेट हुआ करता था। अगर लैंड आर्मी के पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्रांस सबसे पावरफुल कंट्री हुआ करता था। लेकिन अगर नेवल पावर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्रिटेन का कोई मुकाबला नहीं था। तो फ्रांस लैंड पे सबसे पावरफुल आर्मी है और ब्रिटेन सी में सबसे पावरफुल पावर है। तो कुछ ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब नेपोलियन को अगर मास्टर ऑफ यूरोप बनना है तो उसे ब्रिटेन से भी लड़ना होगा। लेकिन इसके बाद नेपोलियन क्या करता है, एक एक करके पूरे यूरोप को एनेक्स कर देता है। हर जगह ये लड़ाई करेगा, पूरे यूरोप में ये लड़ाई करेगा। और फिर अल्टीमेटली हम देखेंगे कि ये रशिया में घुसने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ स्पेन और पोर्टुगल में भी आने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे दो चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। पहला तो हुआ ये इटली और दूसरा जर्मनी। हालांकि जर्मनी आपको इस मैप पर नहीं दिख रहा होगा, पर ये जो होली रोमन एम्पायर का एरिया है, ये होली रोमन एम्पायर और प्रसिया, मोर और लेस ये जर्मनी का पार्ट है। जो मॉडर्न डे जर्मनी है ऐसे ही बना था। सबसे पहले आ जाते हैं इटली पे। देखो 1796 में ही नेपोलियन ने इटली पर कब्जा कर लिया था। और जो नदर्न इटली का हिस्सा है 1796 में कब्जा किया, और ये जो नदर्न इटली का हिस्सा है, ये नदर्न इटली को किंगडम ऑफ इटली डिक्लेयर किया और इसका वो एम्पायर खुद बन गया नेपोलियन। अब बाकी जो ये नीचे के सदर्न पोर्शंस हैं इसे भी नेपोलियन एनेक्स करता है और अपने भाई भतीजों को उसका एम्पायर बना के छोड़ देता है। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी मिलेगी कि नेपोलियन ने सरोगेट मोनार्की का सिस्टम चालू कर दिया कि मैं तो नहीं बनूंगा लेकिन मेरे भाई भतीजे यहाँ के मोनार्क बनेंगे। और ये नदर्न इटली का मोनार्क ये खुद बन गया। ये क्यों बना इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में करेंगे। यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये जो ऑस्ट्रिया था ये एकदम बॉर्डर स्टेट था नदर्न इटली का, तो इससे नेपोलियन को काफ़ी खतरा था। इस खतरे से निपटने के लिए नदर्न इटली का मोनार्क वो खुद बना और बाकी जो इटली के हिस्से उसने कब्जा किया था उस पर अपने भाई भतीजों को
बना दिया मोनार्क। अब दूसरी बात आती है जर्मनी की। देखो मॉडर्न डे जर्मनी जो है वो आपको इस मैप पर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मॉडर्न डे जर्मनी को समझना चाहें तो ये जो होली रोमन एम्पायर है, ये होली रोमन एम्पायर प्लस किंगडम ऑफ प्रसिया, ये दोनों मिला के कहीं ना कहीं मॉडर्न डे जर्मनी का एरिया हम आज के मैप के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो होली रोमन एम्पायर प्लस किंगडम ऑफ प्रसिया जो है वो मॉडर्न डे जर्मनी आप मोटे तौर पे समझ सकते हो। खैर इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लेक्चर में करेंगे। अब ये होली रोमन एम्पायर जो है ये, अब इसके बारे में वोल्टायर ने फेमसली कहा था कि देयर वाज नथिंग होली, नीदर इट वाज होली नॉर इट वाज रोमन एंड नॉर इट वाज एम्पायर। तो ये होली रोमन एम्पायर के बारे में ये कथन था और सही भी था। होली रोमन एम्पायर में क्या था कि 300 से भी ज़्यादा छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज, किंगडम्स, ऐसे छोटे छोटे राज्यों से मिलकर ये होली रोमन एम्पायर बना था। और उसके बाद ये था किंगडम ऑफ प्रसिया। तो इन दोनों को मिला के उस समय एक जर्मनी का हिस्सा हम लोग मान सकते हैं। हालांकि जर्मन का कंसेप्ट उस समय नहीं था, एक जर्मन नेशनैलिटी का कंसेप्ट उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक जर्मन लैंग्वेज से ये लोग लिंक्ड तो थे, एक वेग जर्मन कल्चर तो था, तो इन सब से ये सारे लोग लिंक्ड थे। तो इन सभी पे नेपोलियन ने कब्जा किया। ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, इटली पर कब्जा किया। अब इटली और जर्मनी पे जो कब्जा किया इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में यहाँ इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि इसने पूरे यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अब होली रोमन एम्पायर में जो 300 से भी ज़्यादा छोटे छोटे राज्य थे, इसे घटा के नेपोलियन ने 39 में कंसोलिडेट कर दिया था। अब सोचो कि होली रोमन एम्पायर जहाँ 300 से ज़्यादा प्रिंसिपैलिटीज, किंगडम्स, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उसे 39 कर दिया और इस होली रोमन एम्पायर का नाम बदल के ये कर देता है कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, ठीक है। तो इस मैप से हमें ये जानकारी मिलती है कि पूरे यूरोप पर नेपोलियन ने कब्जा करने की कोशिश की थी और बहुत हद तक उससे सफल हो गया था। अब कहाँ सफल नहीं हुआ इसके बारे में आइए आगे जानने की कोशिश करते। देखिए, अब जब यूरोप के लैंड पावर्स पे नेपोलियन ने अपना कब्जा कर लिया, अपने भाई भतीजों को वहाँ का मोनार्क बना दिया, एक सरोगेट मोनार्की इस्टेब्लिश कर ली थी, तो अब बचा ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से डायरेक्ट टक्कर लेने के लिए नेपोलियन के पास एक बहुत पावरफुल नेवी होनी जरूरी थी, लेकिन ऐसा था नहीं। फ्रांस के पास जो नेवी थी वो ब्रिटेन के मैच की नहीं थी। अब इस ब्रिटेन के खतरे से निपटना तो फ्रांस को था, तभी नेपोलियन जाके कहीं यूरोप का मास्टर बन पाएगा, क्योंकि जब तक ब्रिटेन सबसे सुप्रीम नेवल पावर है, आप मास्टर कैसे हो सकते हो? आपके बगल में एक ऐसा पावर है जो आपको किसी भी दिन सी वॉरफेयर में हरा सकता है, तो उसे हराना बहुत जरूरी था। अब इसके लिए नेपोलियन अडॉप्ट करता है द कॉन्टिनेंटल सिस्टम। अब ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था, इसे जानने के लिए एक बार फिर से मैप पर चलते हैं। देखो, ये है उस समय की यूरोप का मैप। अब यहाँ कॉन्टिनेंटल सिस्टम के तहत नेपोलियन ने ये प्लान बनाया कि ये जो यूरोप का कोस्ट है, ये कोस्ट है, इस कोस्ट पे मैं ब्रिटेन का जहाज कोई सा भी नहीं आने दूंगा। अब ब्रिटेन का जब जहाज नहीं आएगा इस यूरोपियन कोस्ट पर जब ब्रिटेन का जहाज नहीं आएगा, तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गेन हुए थे और उसके कारण जो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई थी, उसका जो माल था वो कहाँ बेचेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ब्रिटेन की इकोनॉमी को घुटनों पर लाने की कोशिश की थी नेपोलियन ने सोचा कि मैं डायरेक्ट मिलिटरीली तो ब्रिटेन को सी में नहीं हरा सकता, तो क्यों नहीं इसे इकोनॉमिकली हैम्पर किया जाए, इकोनॉमिकली इसे टॉर्चर करके आई विल ब्रिंग इट टू हर नीज। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ब्रिटेन को परेशान करने की कोशिश की थी कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू नेपोलियन ने। और बाकी सारे जो पावर्स थे यूरोप के, बाकी सारे पावर्स, अब ये भी जल कुकड़े थे एकदम। इन्हें भी ब्रिटेन से जलन थी कि भाई ये इतना आगे निकल चुका है इंडस्ट्रियल रेस में, इसके पास इतनी बड़ी नेवी है और हम सबसे ये आगे है। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन का सभी ने साथ दिया। लेकिन एक जो कंट्री थी ना उस समय, ये पोर्टुगल, इस पोर्टुगल ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम में नेपोलियन का साथ देने से मना कर दिया। बोला कि मैं पानी में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकता। अब देखो, ये स्पेन से घिरा हुआ है, अब ये लैंड से होके कहाँ जाएगा? तो इसने क्या किया कि इसने बोला मैं पानी में रह के मगर से बैर नहीं ले सकता। पोर्टुगल का कहना था कि मैं अपनी कॉलोनी को जा रहा हूँ। इनकी भी कॉलोनी हुआ करती थी साउथ अमेरिका में। अब जब ये साउथ अमेरिकन अपनी कॉलोनीज को जाएंगे तो ये कैसे जाएंगे? इन्हें जाना पड़ेगा अल्टीमेटली समुद्र के रास्ते ही। और जब समुद्र के रास्ते ये जाने की कोशिश करेंगे और ये अगर ब्रिटेन का माल अपने पोर्ट्स पर लैंड नहीं करने देंगे, तो क्या ब्रिटेन इन्हें यहाँ से जाने देगा? क्योंकि उस समय जो ये ओशन का एरिया था ना,
ये ब्रिटेन का ही ओशन था, ब्रिटेन का एक छत्र राज था समुद्र पे, ब्रिटेन वॉज द किंग ऑफ द सीज। तो ब्रिटेन अगर चाहे, उस समय का ब्रिटेन अगर चाहता तो किसी भी पावर को समुद्र में अपने जहाज ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता था, मना कर सकता था, और आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप ब्रिटेन के खिलाफ जाएंगे तो ही कैन इवन डिस्ट्रॉय योर शिप्स। पोर्टुगल इस डर की वजह से इसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम में भाग लेने से मना कर दिया। तो नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन पोर्टुगल पर हमला कर देता है, और सिर्फ पोर्टुगल पर कब्जा नहीं करता, ये पोर्टुगल पर हमला करता है, उसके साथ साथ स्पेन पर कब्जा कर लेता है। अब देखो ये पूरा रीजन नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया था, ये पूरा रीजन नेपोलियन के कंट्रोल में था। हालांकि इस पोर्टुगल पर हमले के समय ब्रिटेन ने भी यहाँ मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन ये काम नहीं आई, कारगर नहीं साबित हुई, और नेपोलियन सक्सेसफुल हो जाता है पोर्टुगल और स्पेन पर कब्जा करने के लिए। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है, अब इसके खिलाफ ब्रिटेन ने क्या नीति अपनाई कि आप अगर मेरे शिप्स को यूरोप के पोर्ट पे लैंड करने की अनुमति नहीं दोगे तो मैं भी आपके देश के जो जहाज हैं उन्हें अपने समुद्र से होके जाने की अनुमति नहीं दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक रस्साकशी की स्थिति पैदा हुई थी, और कॉन्टिनेंटल सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं होता है। अब आप देखेंगे आगे चल के हमें जानकारी मिलती है कि रशिया अल्टीमेटली इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम से मुंह मोड़ लेता है। रशिया ने मना कर दिया कि मैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। जैसे ही रशिया ने मना किया कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम से मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, नेपोलियन का खून खौल गया। उसने 6 से 7 लाख की 6 to 7 लाख की आर्मी जुटाई, और इस आर्मी के साथ इसने रशिया पर अटैक कर दिया। अब रशिया इतनी वास्ट कंट्री, और जब नेपोलियन ने अटैक किया उसके कुछ समय बाद विंटर्स आने वाला था। तो 6 से 7 लाख की आर्मी के साथ जब नेपोलियन ने रशिया पे अटैक किया, तो रशिया क्या करता है चालाकी के साथ कि वो लड़ता नहीं है नेपोलियन से। रशिया अपने बॉर्डर, जैसे ये बॉर्डर है और इधर से नेपोलियन आ रहा, तो यहाँ से विड्रॉ करना शुरू करता है रशियन फोर्सेस विड्रॉ करना शुरू करते हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं भागते, अपने रास्ते में जो भी चीज़ें मिलती हैं रशियन टेरिटरी में, रशियन प्रॉपर्टी जो भी मिलती है, हर चीज़ को जलाते हुए पीछे भागते हैं। और इसे हम जानते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी के नाम से। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी मतलब सारी चीज़ें आप जला दो और उसके बाद पीछे भागते रहो। जलाने का पर्पस क्या है? आप ये सोच रहे हो कि अपनी ही प्रॉपर्टी रशियन आर्मी क्यों जला रही है। देखो, जलाने का पर्पस ये है कि नेपोलियन जो था वो इतनी दूर तक फ्रांस से जब रशिया आया, हंड्रेड्स ऑफ माइल ट्रैवर्स करता हुआ, तो उसने अपने सप्लाई लाइन मेंटेन नहीं की थी। वो रास्ते में जो भी मिलता था एनिमी टेरिटरी में, उससे ही अपना और अपनी आर्मी का गुजारा करता था। तो रशियंस का मानना था कि अगर हम सारी यूजफुल चीज़ें, हमने घर जला दिया, हाउसेज जला दिए, लाइव स्टॉक जला दिए, पानी के सोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, पॉइजन कर दिया, तो जब कुछ मिलेगा ही नहीं इन्वेडिंग आर्मी को वहाँ पे अपना गुजर बसर करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो थक जाएगी, हार जाएगी, और उसे उसके बाद हराने में बहुत आसानी होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जो 6 से 7 लाख ट्रूप्स वहाँ से चले थे वो रशियन विंटर में बुरी तरह से थक के चूर हो गए, प्लस हंड्रेड्स ऑफ माइल की जर्नी इन्हें करनी पड़ी। और उसके बाद रसिया ने जो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई थी, उसके तहत इन्हें अपना गुजर बसर करने के लिए कोई भी राशन नहीं मिला, कोई भी प्रोविजंस नहीं मिलते थे। तो अल्टीमेटली काफ़ी समय तक लड़ाई नहीं हुई, और जब जाके लड़ाई हुई तो वो एक लड़ाई में आप ये समझ सकते हो कि 30,000 सोल्जर्स मारे गए थे नेपोलियन के, और 45,000 मारे गए थे रशियंस के। और अल्टीमेटली नेपोलियन मॉस्को तक पहुंच जाता है, लेकिन जब मॉस्को पहुंचता है तो देखता है कि पूरा शहर आग की लपटों में झुलस रहा है। तो आप जब जिस शहर की कामना आपने की थी, जिसकी इच्छा आपने की थी, उस चीज़ को जलाकर जब अपोजिशन आर्मी ने ही राख कर दिया है, तो आप उस पर काबू क्या करेंगे? आप उस पर रूल करके भी क्या करेंगे? और साथ ही साथ नेपोलियन की एक दूसरी कमजोरी ये थी कि उस समय तक 1 लाख सोल्जर बचे थे नेपोलियन के पास, और इसमें से भी कई सारे जो थे वो फॉरेन रिक्रूट्स थे। फॉरेन रिक्रूट्स बोले तो यूरोप के जिन राज्यों पर नेपोलियन का कब्जा था, जैसे कि ऑस्ट्रिया, इन जैसे राज्यों से वहाँ पे रिक्रूट किए थे इसने सोल्जर्स। तो ये बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं थे नेपोलियन के लिए, तो ये सोल्जर्स भी एक एक करके वापस भागना शुरू कर देते हैं। और अल्टीमेटली जब नेपोलियन को लगता है कि मैं मॉस्को पे कब्जा नहीं कर पाऊंगा और इसे मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपनी पूरी आर्मी लेकर
वापस चलने लगता है फ्रांस की तरफ, और उसे इस बीच कहीं ना कहीं ये भी आभास हो गया था कि मेरी इस कमजोरी का फ़ायदा उठा के यूरोप के बाकी पावर्स कहीं ना कहीं मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो 6 से 7 लाख की आर्मी गई थी, इसमें से सिर्फ 40,000 वापस लौट के आते हैं। तो नेपोलियन का रशिया ने बहुत बुरा हाल किया। रशिया को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की नेपोलियन ने, और रशिया नेपोलियन का काल बन गया। इसी तरह अगर हम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि हिटलर का भी काल रशिया ही बना था। रशिया पे अटैक करना हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी। उसने 2 फ्रंट एक साथ खोल दिए, बिना ब्रिटेन को टैकल किए हुए रशिया पर अटैक कर दिया, और वो उसके लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन बना। तो इसके बारे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हमें जानकारी मिलती है कि रशिया इतना वास्ट है, रसिया इतना विशाल है कि उस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है, और अगर कब्जा कर भी लिया तो उसे कंट्रोल में रखना, उसे रूल करना और भी डिफिकल्ट है। तो ये नेपोलियन को समझ में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने लगभग 5 से 5.5 लाख सैनिक तब तक गवा दिए। और जो नेपोलियन को अंदेशा था कि बाकी पावर्स मेरी ये दुर्दशा देखकर मेरे पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, वो कहीं ना कहीं सही निकला। अब 1813 में ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने ना एक रशिया के साथ मिलकर और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया था, उसमें जो जर्मन पैट्रियट्स थे, वहाँ भी एक धीरे धीरे एक जर्मन की फीलिंग डेवलप होने की कोशिश कर रही थी। तो ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, इन सभी ने मिलकर एक ज्वाइंट अटैक किया फ्रांस पर। अब इसके बाद लाइप्जिग नामक जगह पे नेपोलियन की आर्मी का मुकाबला होता है प्रशियन आर्मी, रशियन आर्मी, ऑस्ट्रियन आर्मी और स्वीडिश ट्रूप, इन सब की कंबाइंड फोर्सेस, कोलिशन फोर्सेस के साथ नेपोलियन का मुकाबला होता है। और बैटल ऑफ लाइप्जिग में 1813 में नेपोलियन की हार होती है, और उसके बाद 1814 तक ये कोलिशन फोर्सेस पेरिस कैप्चर कर लेते हैं। अब इसके बाद नेपोलियन मजबूर हो जाता है कि उसे सत्ता छोड़नी है, और उसके बाद उसे एल्बा नाम का एक मेडिटेरेनियन आइलैंड में भेज दिया जाता है। लेकिन अब नेपोलियन को देखिए कि वो कितना दृढ़ निश्चय वाला था। वो वहाँ से भाग जाता है, वो आइलैंड से भाग गया, और उसके बाद फ्रांस आया, और फ्रांस में उसके लॉयल जो आर्मी वेटरन्स थे, और भी फ्रांस में जो उसकी पॉपुलैरिटी थी, उसकी वजह से फ्रांस में उसको काफ़ी वेलकम किया जाता है। और इसके बाद नेपोलियन प्लान करता है कि मैं एक और आर्मी बनाऊंगा, और इससे पहले कि ये जो कोलिशन फोर्सेस ने मिलकर मुझे हराया था, ये सारे फिर से इकट्ठा हो, मैं एक एक करके इन सब से बदला लूंगा, एक एक करके अलग अलग इन सबको टैकल करूंगा, क्योंकि उसे पता था कि कोलिशन फोर्सेस को एक साथ हराना इसके लिए डिफिकल्ट है। और इस बीच लू द 18th, जिसे जब नेपोलियन को एल्बा आइलैंड से भेज दिया जाता है तो इसे रीस्टैब्लिश कर दिया जाता है, कांग्रेस ऑफ वियना रीस्टैब्लिश करती है। अब कांग्रेस ऑफ वियना को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें। तो ये लू द 18 नेपोलियन को देख के ये थर थर कांपने लगता है, और ये फ्रांस छोड़ के भाग जाता है। लेकिन जो नेपोलियन की दोबारा से लड़ाई होती है, वो बैटल ऑफ वाटरलू में अल्टीमेटली 1815 में होती है, और जिसमें नेपोलियन की हार होती है। और नेपोलियन की हार के बाद इस बार उसे मेडिटेरेनियन में नहीं रखा जाता कि वो भाग के आ जाए, इस बार उसे सेंट हेलेना नाम के एक आइलैंड में साउथ अटलांटिक ओशन में रख दिया जाता है, जहां वो May 5, 1821 को उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह जो 15 साल का नेपोलियन का था, लगभग 1799 टू 1815 नेपोलियन का जो एरा था, ये 15 से 16 सालों का। इस साल में नेपोलियन ने इतनी लड़ाइयाँ की कि पूरा यूरोप फ्रांस से डर रहा था इस समय। अब देखो, फ्रांस में एक तरफ तो क्रांति की हवा चल रही है, आप लिबरलिज्म की बात कर रहे हो, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, आप फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो। हालांकि डेमोक्रेसी को तो बाद में नेपोलियन ने पलट दिया था, जब 1804 में खुद को एम्पेरर घोषित कर देता है। लेकिन अब आगे हम नेपोलियनिक रिफॉर्म्स में देखेंगे कि एम्पेरर तो ये बनता है, लेकिन क्या नेपोलियन ने सिर्फ पूरे यूरोप का या फ्रांस का नुकसान ही किया, या कुछ प्रोग्रेसिव चीज भी ये देके गया था। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा कि नेपोलियनिक रिफॉर्म्स, नेपोलियन ने क्या रिफॉर्म्स किए थे और उसका आगे क्या प्रभाव पड़ता है, प्लस नेपोलियनिक पॉलिसी जो थी, इन सब पे हमें फोकस करना है, ना कि वॉर्स पे। तो वॉर पे आप फोकस करना बंद कीजिए, वॉर पे फोकस करना समय की बर्बादी होगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। देखो, अब नेपोलियनिक रिफॉर्म्स जो पढ़ने का तरीका है, उसे हम हेड वाइज पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशन के सेक्टर में भी नेपोलियन ने काफी रिफॉर्म्स किए थे, और रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो जनरल पॉलिटी है, जो जनरल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, उस पर भी नेपोलियन ने
काफ़ी बड़ी अपनी छाप छोड़ी थी। तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कांग्रेस ऑफ वियना यानी कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर यहाँ थोड़ा बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिफॉर्म्स क्या क्या थे। देखिए, हालांकि इन सब रिफॉर्म्स की चर्चा हमने थोड़ी बहुत पहले की है, लेकिन यहाँ पॉइंट बाई पॉइंट मैंने आपके लिए समराइज कर लिया है। तो आप लेक्चर के बाद यहाँ से ये पॉइंट नोट कर सकते हो, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या था। यहाँ पे तो ये हेडवाइज लिख रखा है मैंने, पर मैं आपको एक अलग तरीके से मोटे तौर पे ये बताता हूँ कि जो एक नेपोलियन का रिफॉर्म था वो था नेपोलियनिक कोड। अब ये जो नेपोलियनिक कोड था ना, इसमें इन्होंने बेसिकली 3 मुद्दों पर सुधार करने की कोशिश की थी। एक था सिटीजनशिप, दूसरा था प्रॉपर्टी और तीसरा था फैमिली रिलेटेड लॉज इसने लेजिस्लेट करने की कोशिश की थी। अपने देश के फ्रांस के सबसे प्रमुख, सबसे जो इंटेलिजेंट लेजिस्लेचर्स हैं, जुडिशियरी के अधिकारी हैं, उन्हें बुलाकर इसने नेपोलियनिक कोड बनवाया था और उसमें बेसिकली सिटीजनशिप, प्रॉपर्टी और फैमिली, इन तीनों को डील करते हुए लेजिस्लेशन बनाए गए थे। और ये नेपोलियनिक कोड का इन्फ्लुएंस आज भी दुनिया में कई जगह के संविधानों में पाया जाता है। तो ये नेपोलियनिक कोड भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज था। अब इस नेपोलियनिक रिफॉर्म्स के अंदर जो ये प्रॉपर्टी की सब हेडिंग है ना, इस प्रॉपर्टी की सब हेडिंग में तो इसने अच्छा काम किया। यहाँ पे इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मॉर्टगेज, इन सब से रिलेटेड जो रूल्स है इन्हें स्टैंडर्डाइज किया। अब इससे क्या हुआ कि फ्रांस में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। अब आपके यहाँ अगर रूल बेस्ड सोसाइटी हो गया, अगर एंटरप्रेनर्स को पता होगा कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ वो कल मुझे प्रॉफिट देगा, ऐसा कब होगा? जब उसे रूल्स का पता होगा, जब रूल्स स्टेबलाइज रहेंगे। आप हर दिन अगर नियम बदल रहे हो, अगर रूल जो है वो राजा के विम्स एंड फैंसीज पे चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस स्टैंडर्डाइजेशन, इस लीगलाइजेशन ऑफ रूल्स की वजह से, स्पेशली रूल्स ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से वहाँ के एंटरप्रेन्योर क्लास को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और फ्रांस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अलावा बाकी जो दो टॉपिक डील कर रहा था, ये सिटीजनशिप और फैमिली, इसके जो रूल थे ये उस समय कुछ खासे इसने प्रोग्रेसिव नहीं बनाए। अब इसके तहत स्पेशली जो टारगेट किया गया था क्लास का वो था वुमेन। अब वुमेन को आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पे एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करने की कोशिश की गई है कि अगर वो चाइल्ड की कस्टडी, अपने बच्चे की कस्टडी वो नहीं ले सकती। वुमेन अपने बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकती। अगर वो सैलरी कमा भी रही है वुमेन, तो वो सैलरी उसके हस्बैंड को मिलेगी। जो सैलरी वुमेन अपने मेहनत से, अपने दम पर भी कमा रही है, वो सैलरी उसके हस्बैंड को मिलेगी। अब एडल्ट्री जैसी चीज के लिए वुमेन को काफी हार्श पनिशमेंट था। लेकिन एक मैन को तभी पनिशमेंट मिलेगा जब वो अपना पार्टनर को अपने लिविंग होम में लेकर आएगा। आप सोचिए कि बाहर वो गुलछर्रे उड़ा सकता है, लेकिन घर पे लेकर आएगा तभी पनिशमेंट होगा। तो ये सारे डिफरेंसेस थे मैन और वुमेन के बीच, वहाँ पैदा किए गए थे। तो वुमेन को काफ़ी ज़्यादा सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया था इस नेपोलियनिक कोड में। हालांकि प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड लॉ बनाए गए थे नेपोलियनिक कोड में, उसकी वजह से फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। वहाँ का एंटरप्रेन्योर क्लास काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब देखो, इसके साथ साथ ये बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना करता है। बैंक ऑफ फ्रांस और प्रॉपर्टी लॉ, इन सबको अगर आप साथ मिला के देखोगे तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा हिस्सा थे और फ्रांस को प्रॉस्पर करने में आगे काफ़ी मदद की थी। टैक्स कलेक्शन बिकम इफ मोर इफिशियंट, लोअर टैक्सेज ऑन फार्मर्स, प्रोवाइड फूड एट लो प्राइसेज, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। तो ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको कहीं ना कहीं पता चलते हैं कि फ्रांस को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब आगे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात तो हमने पहले भी थोड़ी बहुत की थी कि किस तरह ये जो फ्रांस में अराजकता है उसको दूर करने के लिए इसने एक स्पाई सिस्टम चालू किया था और फ्रांस का जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस को सेंट्रलाइज किया था। तो इन दोनों की मदद से फ्रांस में जो अराजकता फैली हुई थी, जब नेपोलियन सत्ता में आया था तो उस समय से ही ये कहीं ना कहीं कार्यरत था। लेकिन बाद में इसे नेपोलियनिक कोड में भी इसने इसे डॉक्यूमेंट किया और इसे एक लीगल स्टेटस प्रदान किया था। अब उसके बाद हमें एजुकेशनल रिफॉर्म के फॉर्म में कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि फ्रांस में स्कूल सिस्टम और यूनिवर्सिटी सिस्टम, इन सब को एस्टैब्लिश करने में नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान था।
देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें आइडिया मिल पाएंगे किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इंटेलेक्ट को राइटिंग के फॉर्म में दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। तो इन सब का फ़ायदा आगे चल के कहीं ना कहीं फ्रांस को मिलता है। और ये सब देन किसकी थी? नेपोलियन को। नेपोलियन ने स्कूल बनवाया, यूनिवर्सिटी बनवाया, साथ ही साथ मिलिट्री स्कूल बनाया और रिगरस स्टैंडर्ड फॉलो किया। ऐसा नहीं कि एक स्कूल में कुछ अलग सिलेबस चल रहा, दूसरे स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा। उसने एक रिगरस स्टैंडर्ड लागू करवाया जिसके तहत सिलेबस सेम थे, एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेम रखने की कोशिश की गई थी और फ्रांस की जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको इसने एक काफ़ी मजबूती प्रदान करने की कोशिश की थी। अब रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। देखो, रिलीजियस रिफॉर्म में जो जैकोबियंस की मचाई हुई वहाँ पे भसड़ थी कि हमें एक नया रिलीजन बनाना है, कल्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग बनाना है, इन सब से छुटकारा पाने के लिए और चर्च के खिलाफ, चर्च जो इनके खिलाफ था, राजा के खिलाफ था या उस समय फ्रांस की जो सरकार थी उसके खिलाफ था, इससे मुक्ति पाने के लिए उसने एक कॉन्कॉर्डेट ऑफ 1801 साइन किया था। और इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं चर्च के साथ कि चर्च की प्रॉपर्टी तो नहीं रिस्टोर की गई, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनके लीगल राइट्स उन्हें वापस नहीं किए गए, लेकिन चर्च को कहीं ना कहीं ये अधिकार दिया गया कि अपना धर्म जो है, कैथोलिसिज्म है, वो चला सकते हैं और उसमें सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, बशर्ते चर्च भी सरकार के कामकाज में कोई छेड़छाड़ ना करे। और इसके साथ साथ जो जैकोबियंस से जो रॉबीस्पियर था उसने एक कैलेंडर लाया था। अब देखो, जो रेगुलर कैलेंडर हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं उस कैलेंडर को बदल दिया। उसने 10-10 दिन के 3 हफ्ते बना दिए थे, साल का नाम भी बदल दिया था, महीनों का नाम भी बदल दिया था। तो इस कैलेंडर को बदल कर वापस क्रिश्चियन कैलेंडर के फॉर्म में लाता है। ये भी नेपोलियन का एक रिफॉर्म था, रिवॉल्यूशनरी कैलेंडर बोलते हैं। ये जो कैलेंडर था जो जैकोबियंस लेके आए थे, जो रॉबीस्पियर लेके आया था, ये एक रिवॉल्यूशनरी कैलेंडर था। हम देखो, जो भी नेपोलियन के रिफॉर्म्स हमने पढ़े, नेपोलियनिक रिफॉर्म्स, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है क्योंकि इसके बारे में हमने नेपोलियन की कहानी पढ़ते समय ही एक एक करके हर कुछ को देख लिया था लगभग। मैंने आपके लिए यहाँ पॉइंट वाइज समराइज कर दिया है, आप इसे अब लेक्चर के बाद पॉज करके नोट कर सकते हो। तो नेपोलियन के एरा के चैप्टर में हमें ध्यान किस चीज़ पर देना है, नेपोलियन ने क्या रिफॉर्म्स किए थे, और उससे पहले नेपोलियन की जो पॉलिसी है यूरोप को कब्जा करने की, यूरोप का मास्टर बनने की, उसका क्या फॉल आउट होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए, जब नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश की और फ्रांस सबसे मजबूत लैंड पावर बन गया था, तो ग्रुपिज्म शुरू हो जाता है। बाकी के जो नेशंस हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं फ्रांस के खिलाफ, और ये जो ग्रुपिज्म का कल्चर है ये यहाँ से बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यूरोप यूनिफिकेशन ऑफ इटली के समय हम लोग देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के समय देखेंगे, और धीरे धीरे आपको ये जानकारी मिलेगी कि 1914 का समय आता है और वर्ल्ड, पूरा यूरोप किस तरह से दो गुटों में बट जाता है, और ये दो गुट एक दूसरे के खिलाफ आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट करके खड़े होते हैं और वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ जाता है। तो ये भी नेपोलियन को हराने के लिए जो ग्रुपिज्म का कल्चर शुरू हुआ, इस कल्चर की शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहाँ से मानी जाती है। और इस ग्रुपिज्म में क्या था, कौन से ग्रुप बने थे, क्यों बने थे, कब तक टिके, क्या काम किया, उसमें कितना सक्सेसफुल हुए, इसके बारे में हम लोग कांग्रेस ऑफ वियना, जो कि हमारा अगला लेक्चर है, उसमें जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा फॉल आउट ये हुआ कि नेपोलियन को तो हरा दिया, यूरोप के बाकी पावर्स ने मिलकर बैटल ऑफ वाटरलू में अल्टीमेटली नेपोलियन को हरा दिया था। लेकिन जो नेपोलियन ने सारी टेरिटरी कब्जा कर रखी थी, उस टेरिटरी का क्या करना, उस पर किसे राजा बनाना। तो अब देखिए, आप ये बात सोचो कि किसे राजा बनाना है। राजा बनाना, कौन बनाएगा राजा? ये जो ग्रुप्स थे। अब ये ग्रुप्स कौन से थे फिर इसके बारे में आगे बात होगी, लेकिन एक ग्रुप था, ये ग्रुप राजा बनाएगा। तो जो किंग का डिवाइन राइट हुआ करता था नेपोलियन से पहले कि मैं जिले इलाही हूं, आई एम शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ये वाला कंसेप्ट यहाँ से खत्म होता है। यहाँ से शुरुआत होती है कि राजा भी जो है वो किसी के द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये वाली बात, ये वाला जो कंसेप्ट था, इसे कहीं ना कहीं इसके बाद इस कंसेप्ट में कमी आती है और राजा भी एक ह्यूमन क्रिएशन के फॉर्म में आगे उभर कर आता है। तो ये दोनों इम्पैक्ट भी नेपोलियन की पॉलिसीज, नेपोलियन की वॉर मॉन्गरिंग का था, और इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो अब इस नेपोलियनिक एरा को यहीं रोकते हैं। यहाँ पे फिर मैं आपको कहूँगा कि आप नेपोलियन के रिफॉर्म्स और नेपोलियन की जो पॉलिसी थी, पॉलिटिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप पर, दुनिया पर, कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था, इन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा। नेपोलियन के वॉर्स कहाँ कहाँ, कौन कौन से बैटल लड़े, स्पेसिफिक बैटल, इसके बारे में अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है।
तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके प्रिपरेशन में ये कुछ ब्राउनी पॉइंट्स ऐड कर रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि इस लेक्चर सीरीज के थ्रू आप वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ी बहुत मास्टरी भी हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो हम आगे और लाने की कोशिश करेंगे और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट करता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सीखने की कोशिश करेंगे कांग्रेस ऑफ वियना।